ईरान के ऊपर। उसकी वजह यह है कि उर्दन में अमेरिका का एक फौजी लापता हो गया, 2 फौजी मारे गए हैं और चंद फौजी उसके जख्मी भी हो गए हैं। उर्दन में ईरान ने बड़ी कामयाबी के साथ अमरीकी बेसिस को या जहां पे अमेरिकन इंस्टॉलेशन है उनको निशाना बनाया, और ईरान को यह लगता है कि उर्दन में अगर वो सफाया कर देता है एयर डिफेंस सिस्टम का तो फिर इसराइल को निशाना बनाना आसान हो जाएगा। अमेरिका को ऐसा लगता है और उनके अखबार ये लिख रहे हैं कि रूस और चीन शायद ईरान की मदद कर रहा है। वो तो ये दावा कर रहे हैं कि वो मदद हो रही है, क्योंकि जितना एक्यूरेट ईरान मारता है ना, इतना एक्यूरेट कोई मार नहीं सकता। इतने एक्यूरेट निशाने का मतलब यह है कि उन्हें बड़ी शानदार इंफॉर्मेशन मिल रही है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ताक ताक कर हमले कर रहे हैं। अब एक और बात जो ईरान ने कही है वो बड़ी खौफनाक है। ईरान ने कहा जनाब के फौरी तौर पे जो दुबई है वहां से लोग निकल जाए जब तक वहां के हवाई अड्डे काम कर रहे हैं, और यह भी बताया कि लड़ाई बढ़ जाएगी और अगर ये लड़ाई नहीं रुकती तो जितने लोग निकल सकते हैं दुबई से वो निकल जाएं। ये ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कहा गया। अब ईरान जवाबी हमले कर रहा है और अमेरिका ने ईरान में बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह कर दिया है। मवासलाती निज़ाम ईरान में बुरी तरह तबाह किया है। ट्रांसमिशन को जो है वो निशाना बनाया अमेरिका ने और बहुत तबाही फेरी है, यानी बहुत सारे पुल तबाह कर दिए हैं, बहुत सारे राब्ते मुनक़ता कर दिए हैं। तो ईरान को भी भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने अपने नुकसान की कुछ डिटेल्स जारी की हैं जहां पे उनके सिविलियंस ईरान के जाँ बहक हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है और अरब ममालिक में, क्योंकि अमेरिकन अड्डे वहां पे ईरान अटैक करता है तो अरब ममालिक उसके ऊपर मजम्मत भी करते हैं। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है ये हमें आने वाले वक्त में इसलिए पता चलेगा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ साथ कतर के साथ भी इसी नौयत का मुआहदा कर लिया। अब इन दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान ने उठा ली है और पाकिस्तानियों को नहीं पता कि हमने क्या मुआहदा किया है। यानी पाकिस्तानी कौम ने अपने खून पसीने की कमाई से जो एक फौज तैयार की अपने दिफा के लिए, पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही हैं और वो फौज सऊदी अरब और कुवैत का दिफा करेगी, कतर का दिफा करेगी या अरब ममालिक का दिफा करेगी। चीनी जहाज यहां से गुजरते हैं, उनको छेड़ने की कोई जरूरत भी नहीं कर सकता और चाइनीज बहुत ताकतवर है। ना अमेरिका उनको छेड़ने की जरूरत करता है, ना कोई अरब मुल्क उनको छेड़ने की जरूरत, कोई छेड़ते ही नहीं। इसराइल भी पंगे में नहीं आता। तो अमरीकी जहाज इस तरफ आ ही नहीं रहे। उन्हें आइडिया कि हम इस तरफ आएंगे ये हमें बम मारेंगे, हमें ड्रोन मारेंगे, हमें मिसाइल मारेंगे। तो एतमाद खत्म हो रहा है अमेरिका के ऊपर आलमी सतह पे कि अमेरिका की वो बालादस्ती रही नहीं, वो चौधराहट रही नहीं जो किसी दौर में होती थी। अब 10 दिन की इस लड़ाई में अमेरिका का पैसा भी बहुत तेजी से खर्च हुआ है। मैंने आपको बताया था कि शुरू के 48 घंटों में अमेरिका ने $5 अरब से ज्यादा फूंक दिया था। इतना हथियार अमेरिका ने इस्तेमाल किया था और अब 10 दिन की लड़ाई में अमेरिका ने $11 अरब जाया कर दिए इस लड़ाई में। बम मार मार के हथियार इस्तेमाल कर करके $11 अरब अमरीकी डॉलर, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये जनाब अमेरिका ने जाया कर दी। इसके अलावा जो और कुछ जाया हुआ वो खलीजी ममालिक के पैसे अलग जाया हो रहे हैं। इसराइल का अलग माली नुकसान हो रहा है, कारोबार का अलग नुकसान हो रहा है। तेल की तरसील बंद है और वो लगातार नुकसान में जा रहा है। फिर इसराइल के अंदर और खलीजी ममालिक के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई है और जो अमेरिका का बहुत बड़ा फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ वो नुकसान अलग है। यानी ये इतने अरबों डॉलर हैं कि इतनी छोटी सी लड़ाई में कमर तोड़ के रख दी है ईरान ने इन सब की, अपने मुखालिफिन की खास तौर पर। इसमें अमेरिका की मिथ टूट गई है। इसराइल के अंदर जो नुकसान हुआ, ईरान ने यह भी कहा अगर आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे तो हम भी करेंगे। यानी ईरानी बैंक के ऊपर जब हमला किया गया अमेरिका की जानिब से तो उसके बाद ईरान ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि अमरीकी बैंकों से और दफातर से शहरी अपने आप को अब दूर रखें, क्योंकि अब हम अमरीकी बैंकों और उनके दफातर को निशाना बनाएंगे क्योंकि उन्होंने हमारे बैंक के ऊपर अटैक किया है। और तमाम शहरियों से गुजारिश है कि वो इन बैंकों से 1 किलोमीटर दूर रहें। ये ईरान कह रहा है। इसका मतलब यह है कि ईरान हर वो चीज जो अमेरिका से ताल्लुक रखती है इस रीजन में वो बदले के तौर पर तबाह कर रहा है। अब ईरान के पास तो उतना वसाइल नहीं है, ना वो इतना तरक्की याफ्ता है कि आप उसका बहुत ज्यादा नुकसान करें, लेकिन जो नुकसान ईरान बदले में कर रहा है वो बड़ा खौफनाक है। ईरान के साथ जंग में सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक कम से कम 17 अमरीकी मुकामात को नुकसान पहुंचाया गया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर बाकायदा तस्वीर के साथ, सैटेलाइट तस्वीर के साथ, सबूतों के साथ ये खबर छापी गई है। और एक तज्जिए के मुताबिक जो तस्दीक शुदा सैटेलाइट तस्वीर हैं उसके ऊपर मबनी ये तज्जिया है, वो ये बताता है कि ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद मशरिक वस्ता में अमेरिका के कम से कम 17 अड्डे, यानी फौजी अड्डे और सफारती और फिजाई दिफाई मकामात को नुकसान पहुंचाया गया है ईरान की जानिब से। अब ये वो चीजें हैं जो अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब हो रही है। क्या करें नादरीन, एक चीज और, अमेरिका का फौजी नुकसान कितना हुआ इसके ऊपर ना इबाम है। ईरान कहता है जी बहुत बड़ी तादाद में फौजी नुकसान हो गया, वो सैकड़ों की तादाद बताता है, लेकिन अमेरिका पहले बहुत कम तादाद बता रहा था। अमेरिका कह रहा था जी 7 फौजी हलाक हुए हैं,
8 फौजी जख्मी हुए। लेकिन अब एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है, एक फहरिस्त जारी हुई है जिसमें बताया गया कि अमेरिका के 150 फौजी जो है वो जख्मी हुए। अब अगर जख्मियों की तादाद इतनी ज्यादा बताई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कुछ की हालत क्रिटिकल है, यानी वो खतरे में है, तो अगर ये इतनी बड़ी तादाद बताई जा रही है तो फिर जो फौजी अमेरिका के मारे गए हैं उनकी तादाद भी दुरुस्त नहीं बताई जा रही। पहले छुपाई जा रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आ रही हैं। नादरीन, इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म ने अगली लड़ाई का इंदिया भी दे दिया कि अगली लड़ाई हमने किसके साथ लड़नी है। उन्होंने कहा जी अगर उर्दगान इसी रास्ते पर चलते रहे तो ईरान से निपटने के बाद हमें तुर्की से भी लड़ना पड़ सकता है। और वजह क्या बता रहे हैं वो कि शिया सुन्नी इत्तेहाद कायम किया जा रहा है कि शिया और सुन्नी के बीच में जो एक डिवाइड थी, जो एक तकसीम थी, तुर्की उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अभी तुर्की के सदर ने बयान भी दिया था कि भाइयों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए और हमें फसाद में नहीं पड़ना चाहिए। ये बात तुर्की के सदर उर्दगान ने भी की और कतर के साबिक अमीर ने भी की, वज़ीर आज़म साबिक जो है उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने कहा जनाब कि ये हमें लड़ाएंगे और बाद में हमें असला बेचेंगे, अपना महंगा असला बेचेंगे, लिहाजा हमें आपस में नहीं लड़ना। वो ये कहते हैं कि अगर उर्दगान शिया और सुन्नी के इत्तेहाद समेत कोई भी इस्लामी इत्तेहाद बनाने की कोशिश करेगा तो हम उसे दहशतगर्दी और इसराइल के लिए बराह रास्त खतरा समझेंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम अपने इत्तेहादियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े एटमी खतरे को खत्म करने के लिए खड़े हैं, लेकिन नई दहशतगर्दी या नए महाज या शिया सुन्नी इत्तेहाद की शक्ल में कोई भी नया खतरा खुद पर नहीं आने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल फैसला कुन कार्रवाई करेगा। अब सिर्फ मेरी एक बात आप लोग सारे गौर से सुन लें, इस स्टेटमेंट के बाद सारे गौर से सुन लें। जिन लोगों के दिमागों में बचपन से डाला गया ना शिया ये तो सुन्नी ये तो वहाबी ये तो देवबंदी ये, देखें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है वो बता रहे हैं कि इसराइल है। वो खुद बता रहा है कि शिया सुन्नी इत्तेहाद नहीं होना चाहिए, इनमें लड़ाई लगी रहनी चाहिए, इनमें नफरत का बीज जो बोया गया है उसको पनपना चाहिए। वो शिया और सुन्नी फसाद का फायदा उठाते हैं और अब ये बात हर शिया को और हर सुन्नी को समझनी चाहिए कि लड़ने का क्या फायदा है। आपस में इत्तेहाद भाईचारा होना चाहिए और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा जो है वो किसी के भी हक में नहीं है। और मुझे तकलीफ पता किस बात की है, वो इस बात की नहीं है वो पॉलिटिकल लीडर है, वो मुतनाज़े हो गया, कुछ भी आप करें, लेकिन यार वो क्रिकेट का सबसे बड़ा लेजेंड है। उसके मुखालिफिन भी इस बात को मानते हैं कि उससे बड़ा क्रिकेट का लेजेंड और कोई नहीं था, ना उससे बड़ा कोई नाम है। दुनिया के जब टॉप खिलाड़ियों के नाम आप उठाते हैं तो बीच में इमरान खान का नाम जरूर आता है। यार उस आदमी की तस्वीर तो आपको ऑनर समझ के लगानी चाहिए थी, उसकी तस्वीर तो आपको हर हाल में लगानी चाहिए थी, और इमरान खान की तस्वीर निकाल दी। सारी जिंदगी इमरान खान बनने के चक्कर में जिस आदमी ने गुजार दी, वो स्लॉगर शाहिद अफरीदी, उसका फोटो लगा दिया, इमरान खान का फोटो निकाल दिया। और इमरान खान का फोटो लगाना चाहिए था, सबसे बड़ा लगाना चाहिए था, बैकग्राउंड में लगाना चाहिए था, क्योंकि वही है क्रिकेट लेजेंड। उसकी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट को इतनी पहचान मिली। बहुत सारे लोग उसकी वजह से क्रिकेट देखना शुरू हुए और क्रिकेट को पसंद करते हैं। आपके जितने फास्ट बॉलर्स आते हैं उनमें ज्यादातर कहते हैं हम इमरान खान से मुतासिर होकर क्रिकेट में आए थे, हम इमरान खान को फॉलो करते थे। फास्ट बॉलर्स की लाइन लगा दी थी 92 के वर्ल्ड कप के बाद, और एक से एक बढ़ के फास्ट बॉलर्स आए। सब कहते हैं कि हम इमरान खान को फॉलो करते थे, लेकिन आज इमरान खान साहब की अपनी बनाई हुई जमात और इमरान खान साहब की अपनी दी हुई हुकूमत उनका फोटो नहीं लगाती। इतने बड़े लेजेंड के साथ ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, इमरान खान के साथ ये क्या ज्यादती करेंगे। उमराद सईद ने कहा था ना कि वो किसी फोटो का या किसी पब्लिसिटी का या कहीं पे नाम लिखने का मोहताज इमरान खान नहीं है, लेकिन ये लोग अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, खेल के साथ ज्यादती कर रहे हैं। नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह ने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कबायली इलाके के लोगों को अगर हमने ये कहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ वो अपनी अहलियत में इजाफा करें या अपनी सदात में इजाफा करें, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। ये बैंक वाले भी जो हैं मुख्तलिफ शहरों में, बैंकों वाले भी तो अपने सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब को ना कबाइल का पता ही नहीं है, वो कबाइली दस्तूर, कबाइली रवाज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो मामला कितने हसास हैं, और इतने हसास मामले के ऊपर उठ के ऐसी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे दी। और भाई ये जो दहशतगर्द हैं या जो दूसरे लोग हैं, इनको जब भी आप आपस में लड़ाएंगे तो ये कबाइल की लड़ाई हो जाएगी, और ये लड़ाई कई दहाइयों तक चलेगी। बेशुमार जो दहशतगर्द हैं उनका ताल्लुक इन्हीं इलाकों से है, वो इन्हीं में से किसी कबीले का है, कोई किसी कबीले का है, कोई किसी कबीले का है, कोई महसूद है, कोई वजीर है, कोई कुछ है। इनके नाम आप देखें ना, उनकी कौमों के नाम साथ लिखे हुए हैं। आप कबाइल के बीच में लड़ाई करवा देंगे, वो लड़ाई कई दहाइयों तक चलती रहेगी। ये लड़ाई ना हो इसलिए न्यूट्रल इदारे बनाए जाते हैं कि जहां पे कोई आदमी कानून को हाथ में लेगा, जुर्म करेगा, उसको इदारे सजा देंगे। कबाइल को आपस में ना लड़ाया जाए, इसलिए कबाइल के बीच में एक ऐसी फोर्स कायम की जाती है जिसे कहा जाता है कि लॉ इन्फोर्समेंट है, ये अमन व अमान को कायम करेगी।
जब आप लोगों को ही कहेंगे बंदूक उठा के एक दूसरे के गले पड़ जाओ, तो ये कई दहाइयों तक वो दहशतगर्दी तो बीच में रह जाएगी, इन कबायलियों की लड़ाई खत्म नहीं होगी। ऐसे ऐसे अक्लमंद और ऐसे ऐसे दानश्वर लाके बिठाए गए, और कबाइल की अगर लड़ाई हो जाएगी तो फायदा किसका होगा? ये लोग लड़ेंगे, मरेंगे, और वहां फायदा वो लोग उठाएंगे जो वहां से मादनियात निकालना चाहते हैं, वो लोग जो वसाइल पे कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा राणा सनाउल्लाह साहब को थोड़ा सा उस इलाके के डायनामिक्स को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वहां के लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं। हो या कश्मीर के नौजवान हो, देखिए ना, कश्मीर में भी अभी जो तहरीक आई है वो नौजवानों ने किया है। ये कोई बूढ़े लोग, बहुत बुजुर्ग लोग नहीं है, बहुत तजर्बाकार लोग नहीं है, कोई बेकरी वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई नया नया वकील बना है, तो ये सारे छोटे छोटे मिडिल क्लास के घरों से उठे हुए नौजवान हैं। और स्कूलों के बच्चे बच्चियां आते हैं वहां पे धरने के अंदर, और बड़ी तादाद में नौजवान शिरकत कर रहे हैं उन एहतजाजों में जो आजाद कश्मीर में हो रहे हैं। उसके ऊपर मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन अब पाकिस्तानी नौजवानों को अल्टीमेटली अपने हुकूक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, ये देखे बगैर कि कौन सी पॉलिटिकल क़यादत उनको लीड करती है या नहीं करती। जरूरत नहीं है ना, पॉलिटिकल पार्टीज के पास नॉर्मली ऐसा विजन नहीं है जो मौजूदा हुकूमत के अंदर, खास तौर पे वो तो सिर्फ अपने बच्चों को बना रहे हैं। नवाज शरीफ को मरियम नवाज और उसके बच्चों से बाहर दिखाई नहीं देता, जरदारी को अपने बेटे से बाहर दिखाई नहीं देता। ख्वाहिश तो देखो ना, उसने कभी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का नौजवान इक्तदार में हिस्सेदार बने। नहीं, वो कहता मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी में मेरा बेटा वजीर आजम बन जाए एक दफा। आप देखें ना उनकी ख्वाहिशात कैसी हैं, वो अपनी फैमिली से बाहर जाती ही नहीं है। तो नौजवानों को पाकिस्तान में तालीमी इस्लाहात के लिए, नौकरी के एक जैसे मौके के लिए, बुनियादी इंसानी हकूक की फराहमी के लिए, नाइंसाफी के खात्मे के लिए, जो अकरबा परवरी होती है, यहाँ पे अपने ही लोगों को रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, उसके खिलाफ, और नौजवानों के मैंडेट का एहतराम कि नौजवान जो बात करते हैं, जिसको वोट डालते हैं, वहां पे वो मैंडेट उसको मिलना चाहिए। खेलों के मौके, सेहत के मौके, ये उन्हें मिलने चाहिए। इन मामलात के अंदर इस्लाहात होनी चाहिए। फिर मेरिट का क़याम होना चाहिए पाकिस्तान में, निज़ाम इंसाफ होना चाहिए और शफाफ होना चाहिए, आज़ादी सारे राय होनी चाहिए। इंटरनेट बार बार पाकिस्तान में बंद कर देते हैं, मोबाइल फोन बंद कर देते हैं, ये सिलसिले पाकिस्तान में बंद होने चाहिए। करप्शन, रिश्वत, सिफारिश, इन सारी चीजों के खिलाफ पाकिस्तानियों को आज नहीं तो कल उठना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के नौजवानों को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। क्योंकि श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश तक, बांग्लादेश से नेपाल और नेपाल से इंडिया और इंडिया से अब ये कश्मीर, आजाद कश्मीर में भी है, और फिर ये पाकिस्तान के अंदर अल्टीमेटली नौजवानों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो नौजवान अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें। मेरी गुजारिश है तमाम नौजवानों से कि अपने आप को आप ज़हनी तौर पर तैयार करें, और तैयार रहें उस वक्त के लिए जिस वक्त कौम को उठना पड़ेगा, नौजवानों को उठना पड़ेगा इस सारे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ, ये खानदानी निजाम के खिलाफ, ये चंद खानदानों की गुलामी के खिलाफ आपको उठना पड़ेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान पे कब्जे के खिलाफ आपको उठना पड़ेगा। एक वक्त आएगा, अपने आप को ज़हनी तौर पे आप तैयार रखें, जब वो वक्त आएगा तो साथ मिलकर निकलें, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। नाज़रीन, बिलावल ने कश्मीर के अंदर एक बात की है, जरा वो बात आपके सामने में पहले रख देता हूं। स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा, ये वफाकी वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात से आज़ाद कश्मीर का मामला पेचीदा हो रहा है। देखें, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत किसकी है? बिलावल की है। आज़ाद कश्मीर में इतनी सारी फोर्सेस किसने बुलाई? जिन्होंने गोली चलाई, बिलावल ने बुलाई, बिलावल की पार्टी ने बुलाई और गोली भी चलवाई। जो लोग हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उन्हें कलअदम किसने करार दिया? बिलावल ने और उसकी पार्टी ने किया। और कलअदम करार देने के बाद उनके सरों के ऊपर इनाम किसने रखा? बिलावल ने और उसकी पार्टी ने रखा। तो ये जितना कुछ भी किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया। ये सारा बहरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने किया है। अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अलग है, पाकिस्तान की हुकूमत अलग है। बेशक ये एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं, लेकिन हैं तो अलग। दो एंटिटीज हैं आइन के मुताबिक, पाकिस्तान का या आज़ाद कश्मीर का। तो बिलावल जो कुछ आज़ाद कश्मीर में बिलावल की हुकूमत कर रही है, वो उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? ये है मेरा सादा सवाल। तो बिलावल अपोजिशन बनने की या बनने का दिखावा करने की कोशिश करते हैं, जो इंतहाई गैर जरूरी है, और नौजवान इस बहकावे में आएंगे नहीं, वो इसमें फंसेंगे नहीं। हाँ, मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, और उसकी ड्राफ्टिंग जारी है। मुज़ाकरात की इस वक्त की सिचुएशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने इंफॉर्मेशन गैदरिंग की है। डेडलॉक है सीटों के मामले पे, और वहां आकर फंस गए हैं सारे। एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अगर सीटें कम की जाएं, तो जितनी सीटें कम की जाएं, उनके पास पूरा इख्तियार होना चाहिए वोट डालने का, वजीर आजम को चुनने का या वजीर आजम को निकालने का, हुकूमत को बनाने और गिराने का इख्तियार। ये जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं, इनके पास होना चाहिए, चाहे कम भी कर दी जाए, इनका इख्तियार रहना चाहिए। लेकिन जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग कहते हैं ठीक है जी, आप 4 करें 6 करें, लेकिन इख्तियार नहीं होना चाहिए। ना ये हुकूमत बनाएंगे, ना ये हुकूमत गिराएंगे। हुकूमत बनाने और गिराने का इख्तियार आज़ाद कश्मीर के अवाम के पास होना चाहिए, क्योंकि वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है।
और आजाद कश्मीर के अवाम जिसको वोट डालेंगे वही हुकूमत बनाएगा, वही हुकूमत गिराएगा। अब क्योंकि ये मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन हैं, तो ये मकबूजा कश्मीर की हुकूमत बनाने या गिराने में रोल प्ले करें तो एक अलग बात है, लेकिन आजाद कश्मीर की हुकूमत गिराने और बनाने में रोल प्ले ना करें, उनका मौक़िफ़ भी एक तरह से ठीक दिखाई देता है। हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, हुकूमत नहीं एस्टेब्लिशमेंट का। तो ये मुज़ाकरात यहाँ पे आके तातुल का शिकार है। इसमें धोखा भी हो सकता है, याद रखिएगा, एंड टाइम पे। और ये सिस्टम कोशिश कर सकता है कि इसको प्रलॉन्ग करे, इस चीज को, यानी 22, 23, 24 तक निकलवा ले, 25 को कैंपेन खत्म करके 27 को एक इलेक्शन करवा दें जबरदस्ती कर्फ्यू वाले माहौल में, और कुछ सीटें पीपल्स पार्टी को दे दें, कुछ पीएमएलएन को दे दें, कुछ आईपीपी को दे दें, कुछ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। एक मतंजन सा बना के एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जो बैसाखियों के ऊपर खड़ी हो, जो अकेले हुकूमत कर ना सके। पीएमएलएन को बाहर से कुछ सीटें मिल जाए, कुछ अंदर से मिल जाए, पीपल्स पार्टी को कुछ अंदर से मिल जाए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को थोड़ा बहुत हिस्सा दे दे, और आईपीपी को कुछ ना कुछ इधर उधर से पूरा करवा के, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में किया, तो एक मतंजन किस्म की हुकूमत बना दे। अब एक राय ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को इलेक्शन जरूर लड़ना चाहिए, और मेरे ख्याल में इनको इलेक्शन लड़ने के लिए 48 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं चाहिए। अगर ये 48 घंटे का भी टाइम हो ना, तो इन्होंने सिर्फ अपने उम्मीदवार अनाउंस करने हैं। जो इस वक्त आजाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को अवामी हमायत हासिल है या सपोर्ट हासिल है, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है, और बाकी सब पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास सपोर्ट है। यानी अगर सबसे ज्यादा वोट बैंक है तो वो तहरीके इंसाफ का है, लेकिन सबसे बड़ी सपोर्ट अगर किसी के पास है तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की है। वो अगर अपने लोग अनाउंस कर देना कि ये हमारे लोग हैं, इनको आपने वोट डालना है, तो वोट इधर उधर नहीं जाता, उन्हीं को डलेगा। यानी मैंने कई सहाफियों से पूछा, कोई बहुत मोहतात भी रहता है ना, तो वो कहता है अगर ये इलेक्शन लड़ने का फैसला करते हैं और अपने उम्मीदवारों को नामजद करते हैं ना, तो ये बड़े आराम से अपनी हुकूमत बना सकते हैं। ये बात आजाद कश्मीर के अंदर जो सहाफी सहाफत कर रहे हैं उन्होंने मुझे बताई कि ये इतनी बड़ी मकबूलियत हो चुकी है और पूरे आजाद कश्मीर के कैनवस के ऊपर इनकी आवाज पहुंच गई है, लोग इनके साथ खड़े हैं, और बहुत सारे शोहदा हैं इनके पास। 23 तारीख को वो शोहदा की याद में एक दिन मनाने जा रहे हैं। 50 से ज्यादा शोहदा की लिस्टें आ चुकी हैं, सैकड़ों जख्मी हैं। तो ये इस वक्त आप उनको नहीं हरा सकते इलेक्शन के मैदान में। अगर वो आ जाते हैं तो बस शर्त सिर्फ एक है, जैसे आजाद कश्मीर के लोग हर चीज पे पहरा देते हैं ना, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने नताइज हासिल किए थे, या जैसे खैबर पख्तूनख्वा के लोग बैठ गए थे जाकर पोलिंग स्टेशन के बाहर और आरओस के दफ्तरों के बाहर कि जनाब हम तो रिजल्ट लेकर उठे, हमें हमारी जीत का नोटिफिकेशन दिया जाए। ये 33 नशिस्तें हैं टोटल। इन 33 नशिस्तों पे अगर बैठ के अपना रिजल्ट लेकर अवाम उठे ना, तो फिर मसला ही कोई नहीं, फिर बड़े आराम से वहां पे हुकूमत तब्दील हो सकती है, एक नई हुकूमत बन सकती है। तो ये अब एक और भी सिचुएशन है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। तो आजाद कश्मीर का मामला है यहाँ पे, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीलॉग में। मजीद मालूमात आती हैं तो मैं आपको शाम को बताता हूं कि और क्या हो रहा है। अब नाजरीन, डीएचए की मौजें लग गई हैं। ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, ये फौज का एक झेली इदारा है, यहाँ पे ये कारोबार वगैरह करते हैं। तो देखें कितनी मजे की खबर है, मोहम्मद असद चौधरी साहब ने खबर दी है। खबर देखें आप, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये मोटरवे वगैरह बनाते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें जो मेन है उसकी एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। उन्होंने अपनी पॉलिसी में नरमी की है डीएचए के लिए, और किसी के लिए नहीं। डीएचए के लिए तो कानून भी बदल देते हैं, मसला ही कोई नहीं है। उसका एक प्रोजेक्ट है गंधारा सिटी, इसको लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे से डायरेक्ट इंटरचेंज की मंजूरी दे दी गई। हालांकि किसी भी एक इस तरह के प्रोजेक्ट को मोटरवे से इंटरचेंज क्यों दिया जाएगा? इंटरचेंज तो शहरों के लिए होते हैं, सोसाइटियों के लिए तो नहीं होते। लेकिन क्योंकि डीएचए का है प्रोजेक्ट, तो इन्हें जनाब इंटरचेंज की मंजूरी दे दी गई। पॉलिसी के मुताबिक मोटरवे पे 2 इंटरचेंजों के बीच में कम से कम 10 किलोमीटर का फासला होना चाहिए, मगर ये तो 7 किलोमीटर के ऊपर इन्होंने बना दिया। और डीएचए इंतजामिया इंटरचेंज के लिए सरकारी फीस जो अदा करनी पड़ती है, यानी अगर आपने इंटरचेंज लेना तो आपने एक सरकारी फीस भी देनी है ना, ये अरबों रुपए में होती है। तो डीएचए वो फीस नहीं देना चाहता, वो इसको माफ करवाना चाहता है फीस को भी, ये कहकर कि हमने वेलफेयर के काम किए, यानी हमने शोहदा को प्लॉट दे दिए हैं, या हमने कोई और वेलफेयर का काम किया है, या हमने क्रिकेट का एक ग्राउंड बना दिया है, हमने वहां पे एक मस्जिद बना दी है, वहां पे एक डिस्पेंसरी बना दी है, एक अस्पताल बना रहे हैं। तो उन्हीं चीजों को बेचेंगे भी, उन्हीं चीजों की कीमत भी वसूल करेंगे ना। प्लॉट महंगे हो जाते हैं जी, अस्पताल बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, सारा कुछ है, सहूलियत बनी हुई है, स्कूल बने, वेलफेयर का काम है, तो उसके अंदर वो कह रहे हैं जी एडजस्ट कर ले आप, ये इंटरचेंज आप हमें बना कर दे। जो अरबों रुपए इंटरचेंज की कीमत हमने आपको देनी है या फीस आपको देनी है, नहीं वो हम आपको नहीं देंगे, हमने वेलफेयर का काम कर दिया। एक तो इंटरचेंज ले लिया कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, 10 किलोमीटर वाली शर्त है वो भी खत्म कर दी, और इंटरचेंज लेकर उसकी फीस भी नहीं दी। ये 2 चीजें। मजीद वो लिखते हैं कि वाकफाने हाल बताते हैं कि नेशनल हाईवे काउंसिल के इजलास में 22 जून 2026 को जो हुआ,
इंटरचेंज की लोकेशन पॉलिसी के खिलाफ होने की वजह से फैसला किया गया कि ये इंटरचेंज बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती और चेयरमैन कौंसिल और दीगर मेंबरान ने इसको बड़ी सख्ती से मुस्तरद